ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्योंकि उसी से हम डिफाइन कर पाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ओके, सपोज ये कोई एरिया है, ठीक है, और रेफरेंस के लिए मैं अपनी एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज वाई एंड दिस इज ओके। तो इसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हुए है ना, तो ये स्मॉल एरियाज कंसीडर कर लेते हैं। अब आपका सारा लोड, सपोज मास आपका m1 है, दिस इज m2, दिस इज m3 एंड दिस इज m4। ओके, तो ये जो मास है ये कैसा लगेगा? डाउनवर्ड। अब अगर ये डाउनवर्ड लगेगा मतलब ये सारे फोर्सेस कैसे होंगे? पैरेलल होंगे आपस में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिससे सपोज ये अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता हूँ तो ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू इन सारे मासेस का जो रिजल्टेंट है वो पास करेगा। फिर से समझिए कौन सा पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू इन सारे पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो पास करेगा। मतलब जब इनका सारा रिजल्टेंट m है तो ये जिस पॉइंट से पास करेगा उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द पैरेलल फोर्सेस पास। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस देख लेते हैं। y एक्सिस से x1 और ये m2 है तो इसे x2 बोल दो, एंड देन दिस इज m3, सो ये x3 हो जाएगा एंड दिस इज x। ठीक है, और जहां से पास कर रहा है रिजल्टेंट उसे हम बोल देते हैं x। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट अगर समझ में आ गया ना तो बाकी सब सिर्फ फॉर्मूले हैं। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, फॉर्मूले लिखा दूंगा, है ना। क्योंकि अभी हम एग्जाम के लिए देख रहे हैं, जब हम डिटेल क्लासेस करेंगे तो हम उसके प्रूफ नहीं करेंगे। ओके, सो अब यहाँ से ये फोर्स क्या होगा? m1 इंटू जी, है ना। तो अगर मूवमेंट हम लेते हैं इसी, सपोज मैं y एक्सिस के अबाउट लेता हूँ इन पॉइंट्स का मूवमेंट, तो दोनों इक्वेट कर देंगे, है ना, क्योंकि वो रिजल्टेंट का मूवमेंट है, दोनों बराबर है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिवेरिएंस थ्योरम्स थी, जिसमें क्या था कि अगर इंडिविजुअल फोर्सेस का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट लो तो वो इक्वल होता है उसके रिजल्टेंट का मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट, है ना। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो फोर्स m1g इंटू x1 प्लस m2g इंटू x2 प्लस m1, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा m, यानी रिजल्टेंट के mg, ये फोर्स बन गया, मल्टीप्लाई बाय x बार। तो यहाँ से x बार आ जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड so on डिवाइडेड बाय। क्लियर? ये होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप y एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, सॉरी x एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, तो ये सारी डिस्टेंस आप वर्टिकली ले लेंगे। ये y1 y2 y3 हो जाएगी, मतलब दिस डिस्टेंस वुड बी y1, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो जाएगी y2, ये डिस्टेंस हो जाएगी y4 और दिस डिस्टेंस हो जाएगी y3, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेम तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड so on डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम देखते हैं एरिया के टर्म में, है ना। देखो, आपको मास और एरिया में रिलेशन पता है, ठीक है। एरिया ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा, और वो डिपेंड किस बात पे करता है? डेंसिटी पे करता है, लेकिन प्रोपोर्शनल तो होगा। ठीक है, ओके। सो अब हम जिस भी एरिया की बात करेंगे ना, ओके, अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, अब हम एरिया की बात करते हैं, है ना। मास और एरिया में क्या रिलेशन है, किसके थ्रू है, वो डेंसिटी के थ्रू है ना। अगर डेंसिटी आपकी सेम है तो जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा एरिया, इतना क्लियर है। ओके, तो अब हम डेंसिटी सेम कर देते हैं क्योंकि हम जितनी भी बात करेंगे यहाँ पर उसकी बात करेंगे यूनिफॉर्म लेमिना। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म लेमिना होता क्या है। यूनिफॉर्म लेमिना होता है कि अगर आप इक्वल एरिया लेते हैं, है ना, सपोज मैं इसको अलग से थोड़ा सा बना के समझा देता हूँ। सपोज आप इक्वल इक्वल एरिया ले रहे हैं, है ना, किसी भी पार्ट से, तो इस एरिया का अगर एरिया सेम है, तीनों एरिया ए है, तो इसका मास भी सेम होगा, यानी ये भी क्या होगा, एम 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 होगा। क्लियर है। और इससे आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, इससे आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि इनकी डेंसिटी चारों तरफ, है ना, आप कहीं से भी उठा लो डेंसिटी क्या है, सेम है। क्योंकि अगर डेंसिटी सेम होगी तभी आप बोल सकते हो कि सेम एरिया का मास सेम, है ना। सपोज अगर डेंसिटी अलग अलग होती, इसकी डेंसिटी कम होती, है ना, तो इसके इतने एरिया का मास कम होता, है ना। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा होता। लेकिन आप कह रहे हो कि आप से एरिया उठाओ और उसका मास सेम है, मतलब डेंसिटी सेम है, यानी आप बोल सकते हो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो तो कांस्टेंट है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही मास है तो वो कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला चेंज होके बन जाता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, मतलब नेट एरिया जो टोटल एरिया है a3 and सिमिलरली y के लिए ये बन जाता है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो डेंसिटी लिख लो यहाँ पे यार, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्या आ जाता है, एरिया इक्वल टू या फिर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, ये आ जाएगा ना। अब ये कांस्टेंट है जो आपने m1 x1 वाला फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पर m1 की जगह क्या हो जाएगा, रो a1, m2 की जगह क्या हो जाएगा, रो a2, और डिवाइडेड बाई जो टोटल मास था m, यानी वो m1 प्लस m2 था, ये क्या हो जाएगा, रो a, है ना, टोटल ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे एक बचेगा, है ना। तो मास रिप्लेस हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है। तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ जाएंगे जब हम यूनिफॉर्म लेमिनास की बात करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक जो यूनिफॉर्म लेमिनास हैं उनका सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, सपोज आपका ये बी और बी है, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज बी। तो जो आपका इसका सेंट्रॉइड है ये लाइक करेगा आपका हाफ, ये वाला पॉइंट होगा आपका b/2, ठीक है। सिंपल सिंपल है, बस हमें सेंट्रॉइड देखना। सेकेंड ट्रायंगुलर सेक्शन, सपोज ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, ओके। तो इसका जो सेंट्रॉइड है ये लाई करता है बेस से, इसकी सपोज ये हाइट है h,
बेस से क्या हो जाएगा 2h/, क्लियर है? क्लियर। और अगर आप इधर से देख रहे हो, है ना, इधर से देख रहे हो तो कहाँ से कैसे कैसे लाइन करेगा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका d/3 और इधर से हो जाएगा 2d, है ना। जब ये देख रहे हो तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बस हमें इतना याद रखना है, बेस से 1/3 पर लाई करता है, एपेक्स से 2/3 पर लाई करता है। ऑलराइट, अब देखिए जितने भी आपके सिमेट्रिकल सेक्शन होंगे, सिमेट्रिकल सेक्शन का मतलब कि जो भी आपकी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ठीक है, उसके थ्रू मिरर इमेज बन रही है ना। जैसे ये सिमेट्रिकल सेक्शन हमने बीच से उसके हाफ से लाइन मार दी, हमारी एक्सिस है, और इसके थ्रू मिरर इमेज बनेगा आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू बन रहा होता, सपोज सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू बन रहा होता, तो ये जो वाई की वैल्यू है ये हाफ पर होती है ना। तो जितने भी हमारे यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक है, पता नहीं मेरे से सही बनेगा यूनिफॉर्म के लिए बनेगा, ठीक है, जितने भी हमारे यूनिफॉर्म सेक्शन है, अब ये भी मेरे से नहीं बना है, बट सर्किल जो है आपका सिमेट्रिकल सेक्शन ही होता है, दोनों तरफ से क्या बनता है, मिरर इमेज बनता है ना। तो इसका भी अगर आपको सेंट्रॉइड दोनों तरफ लाया है तो ये हो जाएगा d/2 एंड d/2। जितने भी सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका लाई करता है हाफ पर, ठीक है, वो हाफ से ही उनका जो सेंट्रॉइड होगा वो हाफ पर होगा। ओके, अब आते हैं हम सेमी सर्किल के केस में। अब सेमी सर्किल के केस में देखिए क्या होता है, फोर सेमी सर्किल, है ना। सेमी सर्किल के केस में क्या होता है, इधर से तो क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी ये तो 100% क्या होगा, d/2 होगा, लेकिन इधर से सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस होती है 4r/3π फ्रॉम बेस। कहाँ से देखते हैं, फ्रॉम बेस से, यहाँ से निकालना है तो d/2 - 4r/3π हो जाएगा, है ना। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। इधर से y एक्सिस से सिमेट्रिकल था तो हमें x की वैल्यू मिल गई है d/2, लेकिन x एक्सिस के थ्रू नहीं है, तो वहाँ से वैल्यू होती है आपकी 4r/3π। देन नेक्स्ट क्वार्टर सर्किल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो ये भी होता है आपका बेस पे, और r/3π, और ये भी होता है आपका 4r/, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, द लास्ट आपका आता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। सिक्स्थ है, सेवंथ है, आप देख लेना। ट्रेपेजियल, ठीक है। तो सपोज ट्रेपेजियल, ओके, तो ये सपोज आपका बी है, ये ए है, और जो इसकी हाइट है वो एच है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है a + b/2 प्लस b/2 मल्टीप्लाई बाई एच, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दो तो ट्रायंगल हो गए, है ना, दो ट्रायंगल हो गए, और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल होगा BH का, है ना, और ये क्या हो जाएगा a - b/2, ये a - b/2। सॉल्व करेंगे, आपका a + b/2 इंटू ऐसा है, ठीक है। और इसका जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, इसकी सेंट्रॉइड की वैल्यू ये वाली वैल्यू है ना, मतलब जो हमारी y बार होगी, ये हो जाएगा आपका a + 2b/a + b, मतलब जो भी शॉर्टर विड्थ है आपकी, ठीक है, वो इधर लिखी जाएगी मल्टीप्लाई बाई h/, ये होता है इसका सेंट्रॉइड बेस।
क्लियर है? और इधर से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आई गेस रीजन पता होगा, ये सिमेट्रिकल है तो इसका a बाई टू ही होगा, है ना, क्योंकि मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा तो x बार की वैल्यू हो जाएगी ये। अगर नहीं होता है, अगर मिरर इमेज नहीं होता है, ये ट्रायंगल अलग अलग होते हैं, है ना, इनका एंगल अलग होता है, ठीक है, या इधर से विड्थ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके वैल्यू हम निकाल देते हैं, उसका क्रॉसिंग होता है, ये x है, यहाँ से पहले ट्रायंगल को ब्रेक करके तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है a1 x1, इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल, फिर वही a1 x1 नहीं a2 x2 a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a। ओके, तो यहाँ तक होता है हमारा सेंट्रॉइड। अब आते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट डबल मूवमेंट ऑफ एरिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, डबल मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, ये सिंगल मूवमेंट ऑफ एरिया, मतलब सिर्फ मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया कैसे था? क्योंकि a1 x1 क्या है, एरिया का मूवमेंट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना, तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ एरिया। अगर यही डबल मूवमेंट ऑफ एरिया हो जाता है, ठीक है, डबल मूवमेंट ऑफ एरिया I इज इक्वल टू a r स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। सो I इज इक्वल टू a x स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू a y स्क्वायर, है ना। किसके अबाउट होगा? x की वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, y के लिए, ये वैल्यू मिलती है x के लिए, तो आई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड आई एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर स्मॉल एरियाज में आप बात करो, अगर आप जनरल फॉर्मूले की बात करो, छोटे छोटे एरिया ले लो, तो डी ए वाई वन स्क्वायर प्लस डी ए वाई टू स्क्वायर, आप छोटे छोटे एरिया कहीं पर भी लीजिए, एरिया सेम ही होगा आपका, स्मॉल एरिया तो सेम ही होगा, है ना। वाई टू स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, सिग्मा डी इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिग्मा डी इंटीग्रेट होकर हो जाता है ए वाई स्क्वायर, वाई से डिस्टेंस अभी डिनोट कर लिए, इसको आर लिखना है तो आप आर लिख सकते हो, आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ होता है डबल मूवमेंट ऑफ एरिया। ओके, अब इसमें दो थ्योरम्स होती हैं, एक तो होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ये, ओके, यहाँ से मैं बना लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज ये एरिया है, ओके, ये इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है, इस पर्टिकुलर एरिया का सेंट्रॉइडल एक्सिस है। मुझे पता नहीं है इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, लेकिन ये है आपका एक्स बार और ये वाली वैल्यू है आपकी y, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, दो एक्सिस होती है थ्योरम होती है, पहली होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि आपने जो भी एक्सिस दी है उसके परपेंडिकुलर, अगर आपके किसी में परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर किसी प्लेन में अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, तो वो होता है आई पी मीन्स पोलर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसे हम बोल रहे हैं पोलर एक्सिस, और वो होता है आई एक्स प्लस आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस,
ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये O है, ये Y है, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा वो है परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, किसी भी प्लेन पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सेकंड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि जिस भी एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, अगर उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पर कोई एक्सिस है, ठीक है, आपको इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और आपको इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी किसी भी एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d, ठीक है, ये डिस्टेंस है d, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y। ओके, तो अब अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सपोज इस एक्सिस को मान लेते हैं ए बी, है ना, तो फॉर्मूला से आई ए बी इज इक्वल टू जो भी आपकी पैरेलल एक्सिस है जहाँ पर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस होगी आपकी, है ना, और वो कौन सी है यहाँ पे x, है ना, कौन सी एक्सिस है आपकी x, आई एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। और अगर आपको सपोज यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर कोई पैरेलल एक्सिस होती और ये वाली डिस्टेंस आपकी दी होती, तो ये इसको मान लो ई एफ, है ना, तो आई एफ क्या हो जाता, आई एफ हो जाता आई वाई प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर डी क्या है, ध्यान से समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलती बस इसी पार्ट में होती है। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, मतलब कौन सी एक्सिस, एक तो जिसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो ये होती है हमारी पैरेलल एक्सिस, और एरिया क्या है, एरिया इज द एरिया ऑफ दैट यूनिफॉर्म लेंथ। क्लियर है? तो जिसे नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ सेक्शंस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से नोट कर लेते हैं। ओके, पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन इज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब मैं इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी, तो ये फॉर्मूला आता है इसका बी डी क्यूब बाई 12, और ये आता है डी बी क्यूब बाई 12, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट बी डी क्यूब बाई 12, वाई एक्सिस के अबाउट डी बी क्यूब बाई 12। ओके, अब अगर सपोज कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, और उसमें रेक्टेंगुलर ही होल है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। सपोज कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ओके, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है और बीच में ही यहाँ पे कहीं ऐसे होल है ना, ये है आपका बी, ये है आपका बी, ये है आपका बी, और ये है आपका स्मॉल बी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आई एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, बी पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का, माइनस जितना बचेगा, कितना बचेगा, बी माइनस बी बचेगा, तो बी माइनस बी, है ना, और डी क्यूब बाई 12, डी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी इंटू डी क्यूब बाई 12। क्लियर है? ठीक है, आई वाई वाई चेंज हो जाएगा, आई वाई वाई क्या होगा, डी बी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई। क्लियर है? आई होप कि कोई डाउट नहीं है।
ओह सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। इसको मतलब कि जितना हट जाएगा ये हो जाएगा आपका, हाँ, बी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई 12, मतलब ये वाला बात, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, है ना। और ये हो जाएगा आपका बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, पूरा सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल है बी डी क्यूब बाई 12। इसका क्या होगा, अगर इसका निकालोगे, अगर सिर्फ यही रेक्टेंगल होता तो इसका होता आपका बी डी क्यूब बाई 12। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये वाला हटा देना, बी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई 12, और यहाँ पर 20 स्मॉल, सॉरी, ओके। इसके बाद हम आते हैं, सपोज आपका सर्कुलर लेमिना है ना, सेकेंड इज सर्कुलर, बाकी सारे आपके रेक्टेंगुलर से ही निकल आते हैं, है ना। मतलब कोई भी सेक्शन होगा, मैं अभी बता दूंगा, पहले हम ये कर लेते हैं। इसका डायमीटर सपोज बी है, दोनों तरफ सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। ये हो जाएगा आपका पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। ओके, अब अगर इसमें भी बीच में होल कर दो आप, है ना, और उसका डायमीटर स्मॉल डी हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, पाई डी की पावर 4 माइनस पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, यानी पाई कॉमन हो जाएगा, डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम है। ओके, अब आता है आपका कोई सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो एक तरफ से तो ये आपका सिमेट्रिकल है ना, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, है ना। तो वाई एक्सिस के अबाउट तो आप इसका हाफ करके लिख सकते हैं, एंड दैट इज पाई डी की पावर 4, हाफ कितना हो जाएगा, 64 की जगह क्या हो जाएगा 128, 64 की जगह हो जाएगा 128। लेकिन आई एक्स एक्स होता है इसका, इसमें निकालना पड़ता है 0.10976 r टू द पावर 0.10976 r टू द पावर 4। क्लियर है, ओके। अब यहीं पर मैं बना देता हूँ आपको, सपोज आपका क्वार्टर सर्कल है ना, तो इसका भी सेम ही होता था, है ना, जैसे सेंट्रॉइड इसका सेम होता था इसका, अब ये दोनों तरफ सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.10976 r टू द पावर 4, आई एक्स एक्स एंड आई। क्लियर है ना, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर है ये। एंड देन द लास्ट इज ट्रायंगुलर सेक्शन, सपोज विड्थ b है एंड हाइट h है, तो इसका हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यूब बाई 36, हाइट हम इसे मान रहे हैं, है ना। तो हम स्किप आउट मिल जाएगा आपका आई एक्स एक्स। अब अगर आई वाई वाई चेंज कर रहे हो तो आपकी विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एच डी क्यूब बाई 36, दैट इज फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लियर है। अब देखिए बाकी सारे सेक्शन, सपोज आपका आई सेक्शन है ना, कैसे निकालोगे आई सेक्शन, ये एक्सिस मानिए, है ना, ये सेक्शन 1 2 3, ठीक है। पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालिए, है ना, आपको कहाँ यहाँ पर पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर निकालना है, कौन सी थ्योरम लगा दोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। फिर इसका निकालिए, इसका आपको यहाँ पता होगा, आपको यहाँ निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका यहाँ पे पता होगा, आपको यहाँ पे निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। रेक्टेंगल का क्या होता है आपको पता ही है ना। तो आपका कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो आपके इन फॉर्मूले से निकल जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि शायद आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़े या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सपोज सर्कुलर सेक्शन है, इसको आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है। आई एक्स एक्स आई वाई वाई बराबर होता है, तो पोलर पे क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो ये हो जाएगा 5t⁴ डिवाइडेड बाई 64 प्लस 5t⁴ डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाएगा आपका 5t⁴ डिवाइडेड बाई 34, ये हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आपके सारे यूनिफॉर्म लिमिनास के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेंट्रॉइड आपका निकल आएगा। क्लियर है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इन द सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर। ओके, अगले में हम करेंगे स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेन एनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर किसी को डिटेल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ मैसेज में, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लीज़ चलिए, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।